गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं। बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम। ये आपकी जो संस्था है उसका वाक्य है कि हम क्या कर रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं किसकी तरफ, पूर्णता की ओर। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है पूर्ण नहीं होता, हम सभी जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक ना एक दिन क्या है, हम पूर्णता की ओर अभी अग्रसर हो रहे हैं ना। जिस दिन हमें सफलता मिल जाएगी फिर भी हमें लगे रहना है पूर्णता की ओर। मतलब जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति जब घर से निकलता है तो सत्य की खोज में निकलता है, लेकिन सत्य क्या है क्या नहीं है जब तक उसको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहता है किसी राहगीर की तरह। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी, उसके अंतर्गत हम एक नया टॉपिक जो है शुरुआत करेंगे, जिसको हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं या बैंकिंग प्रणाली भी उसको बोलते हैं। लेकिन आपको एक अच्छा शब्द जो है मिलने वाला है, अधिकोष, है ना। कहा है कभी किसी ने कि मैं अधिकोष जा रहा हूं? आम भाषा में हम कहते हैं कि बैंक जा रहे हैं साहब, है ना। लेकिन अधिकोष कोई नहीं कहता, लेकिन इसका जो हिंदी शब्द है उसको बोला जाता है अधिकोष, है ना, बैंक का ही। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए बैंकिंग प्रणाली। या इसी को बोल देते बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, काफी आराम से मैं इसको आपको बताऊंगा, है ना। फिर भी अगर किसी को कोई समझ में नहीं आए तो झिझकना मत, आप पूछ लीजिएगा ना। जब तक आप झिझकोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। जहां भी आपको समझ में नहीं आए वहां पूछ लीजिएगा ना। तो देखिए भाई, बैंक को ही अपन क्या कहते हैं, अधिकोष भी बोल देते हैं इसको। चलिए पहले तो समझ लेंगे हम, है ना, या बैंक को क्या बोलते हैं अपन। बैंक हम आम भाषा में यूज करते हैं, इंग्लिश वर्ड है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिकोष। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये अधिकोष होता क्या है, बैंक होता क्या है, और इनकी क्या जरूरत पड़ गई थी कि जो बैंक है वो बनाने पड़े हैं। और बनाने पड़े हैं तो ये बैंक जो बनना शुरू हुए थे वो कहाँ से हुए थे, किस देश ने शुरुआत करी थी बैंक बनाने के लिए। तो ये सारे आयाम जो है हम इसमें जानेंगे। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित जो शब्दावलियां हैं उनको हम पढ़ेंगे। आरबीआई को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें ही देखेंगे कि कुछ तो अनुसूचित जाति के बैंक हैं, कुछ जो शेड्यूल। अब आ रही है आवाज? ठीक है, असुविधा के लिए खेद है ना। चलिए, तो हम बता रहे थे आपको कि जो बैंक है वो हम आम भाषा में इसको यूज करते हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकोष बोलते हैं। अब ये बैंक जो है वो होता क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि बैंक काम क्या क्या करता है और इसकी जरूरत क्या पड़ गई थी कि हमें बैंक जो है बनाने पड़े हैं। तो आपने देखा होगा कि जो बैंक है वो हमारे कुछ कार्य करते हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करना, मान लीजिए किसी बैंक में आप गए हैं, वहां आपने क्या क्या
देखा है। आपने वहां देख पाए होंगे कि एक काउंटर होता है, फिर हम वहां जाते हैं, वहां कुछ स्लिप होती है 3 प्रकार की आपने देखी होगी, जिसमें हम एक तो पैसे डिपॉजिट करने के लिए जो है क्या करते हैं यूज लेते हैं, एक हम जब लोन लेते हैं या ऋण लेते हैं तब भी हमें कुछ चीजें हमें देनी पड़ती है प्रतिभूतियां, और उसके बदले हमें लोन भी मिल जाता है। इसके अलावा जब हम लोन लेते हैं तो उस पर बैंक क्या करता है, ब्याज के रूप में इंटरेस्ट भी लेता है, मतलब ब्याज लेता है। तो उसी से क्या करता है बैंक अपनी जो कार्यवाहियां हैं या उनका जो संचालन करता है वो किसके माध्यम से करता है, वो उन चीजों के माध्यम से जो अपन ब्याज के रूप में या ऋण के रूप में जो पैसा लेते हैं उस पर जो ब्याज लेता है उसी से वो काम करता है। अब वहां कौन कौन होते हैं, है ना, उसमें बैंक में भी आपने देखे होंगे ना, बहुत सारे कुछ प्रबंधक होते हैं, कुछ उनके सहायक होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आपको एक इमेज तैयार करनी है अपने दिमाग के अंदर। जैसे मैंने बैंक कहा तो आपके अंदर आ जाना चाहिए कि एक बैंक क्या होगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक अलग ही तरह का। तो वहां पर क्या होगा, वो कुछ सेवाएं हमें प्रदान करता है, जैसे हमें एटीएम की सेवा देता है, पासबुक भी देता है ना, पैसे जब भी जाए हम उसमें जमा कर सकते हैं, निकलवा सकते हैं, ये सारे काम कौन करता है, बैंक करता है। अब इसकी जरूरतें क्या पड़ी और इसकी शुरुआत कहां से हुई, वहां से हम इसको शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए प्राचीन काल में जब आपने अगर इतिहास थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो बैंक उस समय नहीं थे, पढ़ा होगा ना इतिहास थोड़ा बहुत। तो उस समय क्या होते थे, सेठ होते थे, साहूकार लोग होते थे, महाजन लोग जिनको अपन बोल सकते हैं। आपने आज भी गांव में देखा होगा कोई पटेल साहब हो सकता है ना, जो मतलब बहुत ज्यादा पैसे उसके पास हो और वो क्या करता है, उधार देने का काम करता है ना। पहले भी आपने अगर किसी ने पुराने अगर आपने कुछ साहित्य पढ़े हो तो उन साहित्यों में जो कुछ कहानियां आपने पढ़ी हो तो आपको सुनने में लग जाएगा कि पहले जो महाजन होते थे ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर शहरी क्षेत्रों में, तो वो क्या करते थे, पैसा उधार देते थे। और पैसा उधार देने के दौरान क्या करते थे, वो इतना ब्याज वसूली करते थे, इतना ब्याज वसूली करते थे कि उनकी जो जमीन होती थी उसको भी क्या कर लेते, वो पूरा रख लिया करते थे कभी कभी अपने पास, या फिर वो सोना चांदी रखकर क्या करते थे, उनको पैसे उधार दे दिया करते थे, है ना। तो ऐसी व्यवस्था पहले हम देखते हैं। लेकिन इस व्यवस्था से क्या हो गए थे, लोग काफी परेशान हो गए थे, किसान लोग बहुत परेशान हो गए थे। मान लो किसी को अपना उद्योग स्थापित करना था तो वो भी परेशान थे ऐसी व्यवस्थाओं से। तो फिर एक कॉन्सेप्ट आया, कहां पर, यूरोप के देशों में, है ना। आपने सारे महाद्वीप में अपेक्षा कर सकता हूं कि आपको सारे महाद्वीप आपको याद हो, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, है ना, और कौन सा रह गया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका ना। तो ये हमारे महाद्वीप हैं। तो उस पूरी जो पृथ्वी है उसमें जो यूरोप वाला जो महाद्वीप है, उनके जो देश थे वो क्या थे, उस समय धीरे धीरे कुछ बदलाव उस समय कर रहे थे। जब हमारे यहाँ पर महमूद गजनवी का जब आक्रमण होता है उसके दौरान ही वहां पर बैंकों की स्थापना हो चुकी होती है। कहां पर, यूरोप के देश में, और वो भी यूरोप का जो देश था वो था इटली, है ना। अभी बैंक को अपन समझेंगे, लेकिन मैं थोड़ा इसको बता देता हूं कि भाई बैंक क्या क्या होते हैं। यहाँ पर बैंक क्या है, वह वित्तीय संस्था है जहां लोग पैसा जमा कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो इसमें, बैंक क्या करते हैं, हमें ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। लोन भी हमें कौन देते हैं, बैंक देते हैं। तीसरा बिंदु उसमें लिख लीजिए, उस पर क्या लेते हैं, ये वो ब्याज लेते हैं। और जो ब्याज का पैसा है, वो ब्याज का पैसा, वो इतना पैसा उधार देते हैं तो उस पे पैसा ब्याज का जो जाता है तो उससे ही क्या करते हैं, वो अपना संचालन करते हैं। अगर उनके वो ब्याज नहीं लेंगे, वो ऐसे ही आपको पैसे देने लगे, तो उनका जो रख रखाव है, उनके जो लोगों को सैलरी देनी होती है, तो वो कहाँ से दे पाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है क्या करते हैं, वो अपने से इंटरेस्ट भी लेते हैं, किस पर, जिससे हम मतलब लोन लेते हैं तो उस लोन से क्या है, हमें उसको क्या देना पड़ता है, ब्याज देना
पड़ता है। तो आप बैंक की जो परिभाषा है, जो अधिकोष की परिभाषा है, उसको कैसे लिख सकते हो कि बैंक वह वित्तीय संस्था है जहां पर लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, मतलब जमा करते हैं, और ऋण अपन को प्रदान करते हैं बैंक, दूसरा उस पर क्या करते हैं, ये ब्याज लेते हैं। ये किसके लिए लिखा अपन ने, एक आम भाषा जो हमको पता होनी चाहिए बैंक की। जब भी कोई पूछे आपसे कि बैंक क्या होता है तो आप बता सकते हो, जहां पर लोग पैसा जमा करते हैं, उससे हम लोन उपलब्ध करा सकते हैं और उस पर क्या करते हैं, वो ब्याज लेते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, इतिहास देखेंगे कि बैंक का जो इतिहास है वो कहां से शुरू होता है। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग या बैंकों का इतिहास। ठीक है, तो बैंकों का जो इतिहास देखते हैं तो सबसे पहले जो यूरोप का एक महाद्वीप का एक देश हुआ करता था, कौन सा, आपका इटली। तो इटली क्या करता है, 1157 ईस्वी में क्या करता है, पहली बार बैंक खोलता है, कहां पर, इटली में, और उसका नाम होता है बैंक ऑफ वेनिस। बैंक ऑफ वेनिस। इटली की राजधानी क्या है, रोम है ना, लेकिन वेनिस क्या है, उसका शहर है। उस शहर में क्या होती है, पहली बार बैंक की जो है स्थापना करी जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता था कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति परेशान हो गए थे, किनसे, सेठ साहूकार लोगों से। यानी कि कुछ व्यक्ति क्या कर रहे थे, पैसा ज्यादा थोड़ा कमाने लग गए थे, तो उनको दिक्कतें आती थी। पहले आपने देखा होगा बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब एक जो वस्तु विनिमय उसको बोल सकते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। तो उसमें क्या होता था, वस्तु एक्सचेंज कर सकते थे लोग। तो कहीं ना कहीं क्या है, पहली बार जब बैंकों को जब स्थापना हुई, तो बैंक जब आए विश्व में, तो इन्होंने क्या किया, पैसा उधार दिया लोगों के लिए। अब जब इन्होंने बैंकों को अपने पैसा उधार दिया, तो फिर लोग क्या करने लगे, उद्योगों की स्थापना करने लगे। जब उद्योगों की स्थापना लगी, तो फिर उसमें क्या है, लोगों को रोजगार मिलता था, तो उनको जो पैसा है वो तुरंत मिल जाता था। तो इसलिए जो है क्या की गई थी, बैंकों की स्थापना करी गई थी पहली बार, कहां पर, इटली के अंदर 1157 में। अपने यहाँ पर उस समय क्या हो रहे थे, तुर्क लोग आक्रमण कर रहे थे भारत के ऊपर, है ना, मध्यकाल की शुरुआत ही होती है अपने यहाँ पर। तो फिर 1157 के बाद में एक और डेट आती है आपकी 1407। इस 1407 में जब उन्होंने देखा, किसने, यूरोप के देश थे, पहली बार उन्होंने देखा कि यार इटली में एक अलग संस्था का निर्माण हुआ है। इन्होंने क्या किया है, खुद का बैंक बना लिया, जो क्या करता है, लोगों की जमाओं को भी स्वीकार करता है और उनको लोन भी उपलब्ध करवाता है। तो क्यों ना हम भी शुरुआत कर दें। तो फिर दूसरा जो देश आता है वो आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की भी आपने नाम सुना होगा। स्विट्जरलैंड का नहीं सुना होगा तो जिनेवा का नाम सुना होगा, है ना, काफी फेमस शहर है जिनेवा ना। तो स्विट्जरलैंड जो है, इसमें क्या किया था, जब इटली में बैंक खुल गया था, तो इसने भी चाहा कि मेरे पास भी क्या होना चाहिए, एक खुद का जो है बैंक होना चाहिए, जहां पर मेरे यहाँ के जो नागरिक हैं वो क्या कर सके, अपनी जो बचत है उसको जमा कर सकते हैं, सुरक्षित रहे एक तरह से, है ना। तो स्विट्जरलैंड में भी क्या किया था, इसकी राजधानी है बर्न, है ना, तो इसने क्या किया था, बैंक ऑफ जिनेवा, बैंक ऑफ जिनेवा की क्या करी थी, स्थापना करी थी। कब करी थी, तो याद रखना 1407 में। फिर भाई जब स्विट्जरलैंड और इटली जैसे देशों ने क्या कर लिए, खुद के बैंक बना लिए, तो ब्रिटेन कहां पीछे हटने वाला था। तो ब्रिटेन ने भी सोचा कि मेरे पास भी क्या होना चाहिए, खुद का स्वयं का एक बैंक होना चाहिए। तो उसने भी जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो है स्थापना करता है, कब, 1694 में। 1964 में किसने किया, आपका ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ने कब करी थी, 1694 में। कौन सा बैंक था, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब आप देखो, जब ब्रिटेन के अंदर क्या हो गई थी,
बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हो चुकी थी। तो वहां पर देखा कि व्यापार जो है वो काफी अच्छा चल रहा था। बैंक क्या कर रहे थे, लोगों के लिए जो उद्योग लगाना चाहते थे उनके लिए बढ़िया लोन दे रहे थे और काफी लोग जो है उद्योग लगा रहे थे, व्यापार अच्छा सा चल रहा था। अब आप देखो कि जिसके जो व्यापार करता है उसके पास क्या है, पैसा बहुत ज्यादा जो है आमदनी भी होती है और उसको लेन देन करता है वो बहुत सारा पैसा। आज भी आप देखते हो कि बड़े बड़े जो व्यापारी सेठ लोग होते हैं वो दिन में पता नहीं कितना ट्रांजैक्शन कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो कि अपन कोई किसान है, अब किसान कहाँ गया, बैंक मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचने के लिए गया मंडी में। तो मंडी क्या करेगा, उसको पैसा देगा। अब आज के जो लोग हैं सेठ साहूकार, वो खुद के पास तो नहीं रखते ज्यादा, क्यों, चोरी ना हो जाए। मंडी के आपने दुकानें देखी होंगी कैसी रहती है, कोई भी दीवार तोड़ी वो ले गया पैसा उठा के। तो इसलिए क्या करते हैं सभी लोग जो है पैसा कहाँ रखते हैं, वो अकाउंट में रखना पसंद करते हैं, बैंकों में सुरक्षित वो रहे इसके लिए वो बैंकों में क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो फिर बैंक में जब किसान किसके पास गया, व्यापारी के पास गया। व्यापारी को उसने क्या किया, अनाज बेचा। जब वो व्यापारी को जब अनाज बेचता है तो वो किसान से पूछ लेता है कि भाई आप कैश लेना पसंद करोगे या चेक लेना पसंद करोगे। पूछता है, नहीं पूछता है ना। आपके पापा तो गए होंगे किसान, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि बालाघाट में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उद्योगपति का बच्चा यहाँ पढ़ रहा हो, सब किसान के बेटी बेटियां हैं, बेटी बेटे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये बैंक अच्छे से स्थापित हो गए, कहां पर, इंग्लैंड में। ब्रिटेन का जो बैंक था वो इंग्लैंड में स्थापित किया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो इनके दिमाग में काम आया, आइडिया आया कि क्यों ना हम, क्योंकि भारत को क्या कर रखा था उस समय, उपनिवेश बना रखा था, किसने, ब्रिटेन ने, है ना। ब्रिटेन के बारे में कहावत भी है कि इसका सूरज जो है कभी डूबता नहीं था, ठीक है। तो इसने लगभग सभी देशों पे क्या किया है, अपना उपनिवेश बना है, उन पे राज शासन किया है। तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम भारत के जो गतिविधियां हो रही हैं, तो भारत में भी क्या है, एक बैंक खोल देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा। अभी उनको लोन वगैरह पैसा रखने को कहाँ आना पड़ रहा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो भाई भारत का जो व्यापार है, भारत का जो वाणिज्य है, सारा ये जो काम कर रहे हैं वो इसलिए क्या करें, भारत के लिए एक अलग ही बैंक खोल दें। तो फिर जाकर जो है भारत में क्या होता है, 1770 में एक बैंक खुलता है, उसका नाम होता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। यानी कि पहले तो हमने 3 बैंक कहाँ देखे, ये वैश्विक स्तर के हमने देखे हैं कि भारत के पहले कहाँ कहाँ जो है बैंक खुल चुके थे, क्योंकि बैंक खुलने का जो है अब क्रेज बहुत बढ़ चुका था। लगभग सभी देशों में क्या करने लगे थे, उनको जैसे ही पता लगा कि अच्छा सिस्टम है वो सबने अपनाना स्वीकार कर लिया। तो 3 तो आपको याद रखने ही, अगर पूछ भी ले जाए कि पहली बार बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी वैश्विक स्तर पर, तो आपको याद रखना है इटली का वेनिस शहर था, तो वहां पर बैंक ऑफ वेनिस। सेकंड हम बात करते हैं कि 1407 में स्विट्जरलैंड का बैंक ऑफ जिनेवा खोला गया था, और ब्रिटेन के द्वारा 1694 में कौन सा खोला गया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब हम बात करेंगे कहाँ की, भारत में, कि भारत में जो बैंकिंग इतिहास है वो कैसा रहा है। भारत का बैंकिंग इतिहास, ठीक है। ये तो हमने वैश्विक लेवल पे पहले देख लिया था। अब हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है, लेकिन थोड़ा वैश्विक लेवल पर अगर व्यवस्थाएं जान लेंगे तो हमको आसानी हो जाएगी, ताकि आपके किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन बने तो वो छूटेंगे नहीं। क्योंकि आप हर व्यक्ति कोई सा भी एग्जाम देता है तो उसमें बैंक से संबंधित जो है क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन जो है कंपलसरी आपको मिल जाएंगे देखने को ना। आप इकोनॉमी का पेपर उठा के देख लेना, पुराने जो प्रीवियस पेपर है उनमें लगभग आपको प्रीलिम्स में भी मिलेगा और आपको मेंस में भी जो है बैंक से संबंधित जो है क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो आपको घबराना नहीं, इसको अच्छे से बस पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत में जो शुरुआत होती है कब से होती है, 1770 में, और ये जो खुलता है कौन सा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की जो स्थापना होती है वो कहां होती है, कलकत्ता में होती है। क्योंकि जब अंग्रेज लोग आते हैं तो पहली बार जो कैप्चर करते हैं वो कहां जाते हैं, डायरेक्ट
कलकत्ता वाले क्षेत्र में जाते हैं। और कलकत्ता या बंगाल हम कह लें, क्योंकि बंगाल उस समय का बहुत बड़ा बंगाल हुआ करता था, जिसमें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उधर थोड़ा असम का जो भाग है, वो सारा जो भाग है वो किसका हुआ करता था उस समय? बंगाल हुआ करता था। बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय बंगाल। बाद में धीरे धीरे क्या होता गया? बढ़ता गया ना। जैसे आपको पता होगा कि पहले तो बंगाल का विभाजन ही हो जाता है 1906 में, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं जिसमें बांग्लादेश, फिर बाद में 1971 में देखते हैं तो बांग्लादेश अलग बन जाता है, उधर पाकिस्तान वाला अलग बन जाता है ना। जब अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे तो बांग्लादेश पहले क्या बना था? पाकिस्तान का ही भाग बना था, ठीक है। फिर जैसे जैसे फिर वो भी बढ़ता गया। वर्तमान में अब आप देखोगे कि उसी में से आपका जो बिहार है, झारखंड है, इधर उड़ीसा है, ये सारे क्षेत्र कहीं ना कहीं बंगाल, क्योंकि उस समय बिहार वाला थोड़ा क्षेत्र अलग हुआ करता था और बंगाल इधर थोड़ा नीचे हुआ करता था, तो बंगाल उसको बोलते थे बहुत बड़े क्षेत्र को ना। जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छा आपका क्लियर हो जाएगा। अभी अपन केवल किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बैंकों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अपन इधर उधर भटकेंगे नहीं, जो अपन को पढ़ना है वही पढ़ेंगे। तो इसको जो खोलते हैं वो कौन खोलती है? तो ब्रिटेन की ही क्या होती है? एक कंपनी होती है, और उस कंपनी के एक प्रमुख होते हैं, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ये क्या करते हैं? इस बैंक की स्थापना करते हैं। अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ये कंपनी क्या करती है? इस बैंक की जो है स्थापना करती है। कहां पर? कलकत्ता के अंदर। कौन सा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। फिर जब ये बैंक कहां खुला है? कलकत्ता में। फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक खोले गए थे। 3 प्रेसिडेंसी बैंक इसलिए खोले गए थे कि इस बैंक पर क्या हो? बाहर ज्यादा नहीं बढ़े। मतलब अगर मान लीजिए पूरे क्षेत्र के लिए एक ही बैंक काम करेगा तो उस पर क्या हो जाएगा? वर्क जो लोड है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको कम करने के लिए क्या किए गए थे? 3 और बैंक जो है उसकी स्थापना करी गई थी, है ना। इनका जो डेट है वो लिख लीजिए। एक तो 1806, 1806 में क्या किया गया था कि जो बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, क्योंकि उस समय जो प्रेसिडेंसी थी आपकी 3 प्रेसिडेंसी थी, एक तो बंगाली थी, है ना, उसी प्रेसिडेंसियों के नाम पे है ये, है ना। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, है ना। बॉम्बे भी क्या थी उस समय? प्रेसिडेंसी थी। प्रेसिडेंसी तो समझते हो ना क्या होती है? रियासतों तो बहुत थी, हाँ एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी जो रियासतें थी आप पढ़ते होंगे, जब आप इतिहास पढ़ोगे तो उसमें भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। उन अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या करी गई थी? तीनों जो है प्रेसिडेंसियां थी। कौन कौन सी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, है ना। अगर थोड़ा मैप से देख ले तो मैप से देखोगे तो अच्छे से याद रहेगा। जैसे मान लो ये उस समय का बंगाल था, तो एक तो बैंक बंगाल में खोल दिया था प्रेसिडेंसी बैंक। एक जो है आपकी कौन सी थी? यहाँ बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। और दक्षिण भारत में जो थी वो कौन सी थी? मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना। तो याद रखना यहाँ पर कौन सी प्रेसिडेंसी थी? बंगाल, यहाँ पर आपकी बॉम्बे, और यहाँ पर है आपकी मद्रास, ठीक है। तो तीनों के याद रखना बीबीएम के नाम से, है ना। तो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, कभी नहीं भूलोगे, ना। 1806 में तो किसकी हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में जो है बैंक ऑफ मद्रास की क्या करी गई थी? स्थापना करी गई थी। क्योंकि इसको अपन देखेंगे, अभी तो केवल इनका याद रखना ये कौन से थे? प्रेसिडेंसी बैंक थे, है ना। अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी उस समय, तो उनमें क्या किए गए थे? अलग अलग बैंक जो है स्थापित किए गए थे। पहला भारत के अंदर कौन सा खुला था? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो किस कहां पर खोला गया? कलकत्ता में। और किसके द्वारा किया गया था ये? जब उस समय ब्रिटिश कंपनी थी, कौन सी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। लेकिन ये जो बैंक खोले गए थे तो इसी की सहायता के लिए तीनों प्रेसिडेंसी में अलग अलग बैंक जो है खोले गए थे। तो ये अपन ने कहां तक की बात कर ली? 1843 तक की जो है हमने बात कर ली है। फिर बाद में देखा कि यार उस समय क्या करते थे, ये पैसा जो आता था छापने का जो है इनको अधिकार
नहीं दिया गया था। लेकिन बाद में इनको क्या किया जाता है कि बोल दिया जाता है कि जब आप नोट क्या कर सकते हो, अब निर्गमन कर सकते हो, मतलब अपना ही खुद का जो है नोट आप जारी कर सकते हो। तो फिर बाद में जो है 1862 में इनको क्या मिलता है, 1862 में, क्योंकि भाई पैसा कहाँ से ला रहे थे, ब्रिटेन से ही ला रहे थे, वो पैसा वहीं से छप कर आता था, सारा काम वहीं होता था। तो फिर इनको भी थोड़ा बहुत जो है स्वायत्ता दे दी गई। तो फिर ये क्या करने लग गए थे, 1862 में नोट निर्गमन करने का इनको अधिकार मिल गया। नोट निर्गमन करने का अधिकार किसको मिल गया, आपके जो बैंक थे प्रेसिडेंसी बैंक, उनको क्या मिल गया था, नोट छापने का जो है अधिकार दे दिया। आज के टाइम पे अपन देखेंगे तो आज के टाइम पे तो कौन छापता है, केवल आरबीआई क्या करता है, क्योंकि आरबीआई क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक है, तो वो ही क्या करता है, नोट निर्गमन जारी करता है। बाकी जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो किसको देते हैं फिर, मतलब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सौंप देता है। वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं, फिर जितने भी कस्टमर जाते हैं वहां पर, ग्राहक जाते हैं पैसा लेना, उनको ऋण के रूप में उधार दे देते हैं। फिर वही पैसा मार्केट में घूमता रहता है। ठीक है, मजदूर गया कहाँ, उद्योगों में, उद्योग उसने लगाया, उद्योग में काम करने वाले वर्कर आए, फिर वर्करों को उसने पैसा दिया, फिर पैसे लेकर वो वर्कर कहाँ जाएंगे, सामान खरीदने जाएंगे। ठीक है, तो वही घूमता रहता है फिर, है ना। तो यहाँ पर 1862 में क्या हुआ था कि पहली बार नोट निर्गमन जारी करने का अधिकार किसको मिल गया था, प्रेसिडेंसी बैंकों को। आपने उस समय देखा होगा कि जब अलग अलग क्षेत्रों में जो बैंक चलते थे तो वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए ही कार्य करते थे। ये जरूर याद रखना कि एक बैंक जो है किसी दूसरी प्रेसिडेंसी का कार्य नहीं देखता था। जैसे अभी आरबीआई तो क्या करेगा, पूरे भारत का ही मामला देखेगा, वो दूसरे देशों का मामला नहीं देखेगा। लेकिन आपने अगर सुना हो कि आरबीआई क्या करता है, अगर मान लीजिए विदेशी मुद्रा है, वो विदेशी मुद्रा भंडार रखने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। वैश्विक लेवल पर अगर डब्ल्यूटीओ या वर्ल्ड मैप या आईएमएफ, जिससे भी हमें पैसा उधार देना है, तो वो कौन लेगा, किसके माध्यम से आएगा, आरबीआई के माध्यम से आएगा ना। तो अभी वर्तमान में क्या है, आप देखते होंगे कि जब भी हमें किसी पैसे की जरूरत पड़ती है, लोन के रूप में आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें आरबीआई की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों, क्योंकि आप अमेरिका से जब पैसा उधार लोगे तो वो डॉलर के फॉर्म में आएगा, वो आपका वहां भारतीय रुपया थोड़ी आएगा। नेपाल से तो हम काहे के लिए उधार लेने पड़े, है ना। बड़े बड़े देशों से जो भी लोन हम लेते हैं तो वो किसके रूप में आता है, वहां की मुद्रा के रूप में आता है। फिर वो मुद्रा जैसे डॉलर में आ गई, येन में आ गई, है ना, जापान से हमने ले लिया, मान लीजिए इजराइल से ले लिया, किसी रूस से ले लिया, तो जो पैसा हमने उधार लिया उसको जो कन्वर्ट करने का काम है वो कौन करता है, आपका आरबीआई करता है। फिर हमें आरबीआई के पास, जैसे मान लो कोई बाहर का उद्योगपति आया, उद्योगपति वहां से डॉलर लेके आया, फिर वो आरबीआई के पास जाएगा, वो एक्सचेंज करेगा, फिर एक्सचेंज करने के बाद में उसको भारतीय रुपया मिल जाएगा, क्योंकि भारतीय लोग थोड़ी डॉलर में काम करेंगे, वो तो रुपये मिलेंगे तभी काम करेंगे, है ना। तो वो सारा काम अभी तो आरबीआई को जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर पहली बार क्या किया, इनको प्रेसिडेंसी बैंकों को क्या किया, नोट निर्गमन करने का अधिकार जो है सौंप दिया। मतलब अब आप क्या कर सकते हो, खुद के जो नोट है वो यहाँ छाप सकते हो। पहले कहाँ छपते थे, ब्रिटेन में छपते थे, वहां से पैसा लाते थे, वो दिक्कतें होती थी। तो अब कहाँ छपने लग गए, भारत में छपने लग गए थे इस टाइम से ना। फिर अगला लिखिए 1865 में, 1865 में यहां बनता है बैंक ऑफ इलाहाबाद या इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। क्योंकि भाई आपने क्या किया कि भाई तीनों प्रेसिडेंसी में तो खोल दिए, और ये तीनों प्रेसिडेंसियां कहाँ हैं, लगभग देखोगे तो दक्षिण में। उत्तर भारत आपका कहाँ से रह जाता है, क्योंकि जब आप भारत को अपन पढ़ते हैं तो एक तो उत्तर भारत पढ़ते हैं, फिर मध्य भारत पढ़ते हैं, फिर दक्षिण भारत पढ़ते हैं ना। जब इतिहास जिसने अगर किसी ने पूरी क्लास ली होगी तो सबको पता है कि उत्तर भारत हमारा जो जम्मू कश्मीर से लेकर आपका जो नर्मदा नदी है यहाँ तक का उत्तर भारत है। फिर नर्मदा नदी से आप जाओगे दक्षिण में तो गोदावरी नदी या दक्कन प्लेट है वो उस तक है। फिर दक्कन के नीचे जाओगे तो आपको दक्षिण भारत मिल जाएगा, जिसमें आप केरल, तमिलनाडु, है ना, को थोड़ा बहुत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनका भाग उसमें दक्षिण में आ जाता है ना, दक्कन के नीचे वाला भाग। ठीक है, तो यहां तक कौन सा बैंक खुल गया था, इलाहाबाद जो बैंक है वो कहाँ खुला था, आपका उत्तर भारत के क्षेत्र में। बंगाल में खुल गया, बॉम्बे में खुल गया, मद्रास में खुल गया, तो कहाँ चाहिए भाई एक इलाहाबाद, यानी उसको बोला जाता था उस समय संयुक्त प्रांत। कहां पर बात हो रही है अभी, 1865 में, मतलब अभी स्टेट
नहीं बने। अभी वर्तमान में अपन देखते हैं ना कि मध्य प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, उस समय राज्य नहीं हुआ करते थे, बड़ी बड़ी रियासतें हुआ करती थी, बड़े बड़े क्षेत्र हुआ कर सकते थे। तो उसमें क्या है 1865 में क्या बोला गया, यहाँ पर खोला गया था, इलाहाबाद बैंक को खोला गया। अब अगला बात यहाँ पर अपन करते हैं 1881 की। अब 1881 में एक अलग से ही जो है क्या किया गया था, अवध कमर्शियल बैंक जो है खोला गया था। कब? 1881 में। वही अवध है जहां के राजा राम है ना। अवध बैंक कहां खोला गया था? तो ये भी संयुक्त प्रांत का ही क्षेत्र हुआ करता था उस समय। अवध कमर्शियल बैंक है ना, पूरा नाम लिख लीजिए, अवध बैंक की जगह अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक। अब यहां एक नाम जुड़ गया, कमर्शियल। ये क्या होता है साहब? कमर्शियल का मतलब ये है कि अब बैंक क्या करेगा, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करेगा। पहले सरकार के लिए काम कर रहे थे, जितने भी पहले बैंक खुले थे वो किसके लिए काम कर रहे थे? गवर्नमेंट के लिए, मतलब ब्रिटिश सरकार के लिए काम कर रहे थे। लेकिन ये भी काम करेगा, लेकिन कैसे? लाभ के लिए करेगा। अब लाभ के लिए कैसे? आपने देखा होगा पहले जो खाते खोले जाते थे वो बड़े बड़े लोग ही क्या कर सकते थे, खाते खुला सकते थे। शुरुआत में जब बैंकों की स्थापना हुई थी तो बड़े बड़े लोग उसमें क्या करते थे, खाता खुला सकते थे। आम नागरिक उसमें खाता नहीं खुल पाता था उनका। तो फिर अब इन्होंने क्या किया कि पहली बार क्या करेंगे, हम लाभ के उद्देश्य से जो है काम करना शुरू कर देंगे। जितना हम काम करेंगे उतना ही हमें क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अब हम उद्योगों के लिए, इनके लिए जो है काफी जो है पैसा उधार देने लगेंगे। पहले तो बैंक क्या कर रहे थे, केवल उनका पैसा जमा करते थे, रखते थे अपने पास, फिर उनको जब जरूरत पड़ती थी तो उनको निकाल कर दे देते थे। लेकिन अब यहाँ से क्या होगा, ब्याज के रूप में जो पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा देंगे। फिर ब्याज के रूप में नहीं, ऋण के रूप में। ऋण के रूप में तो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा पैसा उधार देंगे, फिर उनसे क्या करेंगे, ब्याज की वसूली करेंगे, जिससे तो मुनाफा होगा इनको। इसलिए यहाँ कमर्शियल इसमें जुड़ जाता है, अवध कमर्शियल बैंक। फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, एक दो फैक्ट लिख लीजिए अवध कमर्शियल के बारे में, कि यह पहला ऐसा भारतीय बैंक था, पहला भारतीय बैंक, पहला ऐसा बैंक था जो भारतीय व्यवस्था पर चल रहा था ना, भारतीय व्यवस्था पर संचालित होता है। इसका जो पूरा संचालन है वो आज की अपन भारत की अर्थव्यवस्था देखते हैं ना, उसमें जैसे बैंक काम करते हैं वैसे की वैसे जो बैंक के काम किसने किया था, अवध कमर्शियल बैंक ने। पहला भारतीय ऐसा बैंक था जिसने क्या किया, भारतीय व्यवस्था पर कार्य करना जो है शुरू किया था ना, भारतीय व्यवस्था पर संचालित बैंक, पहला भारतीय व्यवस्था पर संचालित बैंक। ठीक है। और ये बंद होता है 1958 में आकर। ठीक है, 1958 में इसलिए बैंक ये बंद हो जाता है क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि एसबीआई भी क्या होता है, उसका निर्माण हो जाता है। पहले वो इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाएगा, अपन उसका भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे ना, उनको मिलाकर एक बना दिया जाता है इंपीरियल बैंक, है ना। अभी अपन आगे पढ़ेंगे 1921 में। तो फिर इसका जो है कोई काम नहीं रह जाता अवध कमर्शियल बैंक का। तो फिर ये बाद में 1958 में इसका बंद भी हो जाता है ना। इसको फैक्ट को जो है मैं इसलिए लिखा रहा हूँ यहाँ, क्योंकि फिर आप बाद में कंफ्यूज नहीं होगे। 1958 में ये क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस समय क्या है, बहुत ज्यादा जो बैंक है वो खुल चुके थे, है ना। निजी लोग भी क्या हो गए थे, बैंक खोलने के लिए आगे आ गए थे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के बैंक जब होते थे तो उनको ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, लाभ होता था, लोन जितना ही देते थे, तो फिर वो इनका जो है ज्यादा कार्य नहीं रह गया था ना। अवध कमर्शियल बैंक क्या होता है, फिर 1958 में बंद हो जाता है ना। अब अगला बात करते हैं अपन 1894 की। 1894 अवध जो बैंक खोला गया था, इसका याद रखना ये क्या था, इसमें कुछ ब्रिटिशर्स लोगों की भागीदारी थी, कुछ भारतीय लोगों की भागीदारी थी, जिसने पैसा जमा किया है। अब आप देखो, अगर कोई बैंक खोलेगा तो उसमें क्या करेगा, एक व्यक्ति तो पूंजी नहीं लगा सकता, एक व्यक्ति के पास इतने पैसे
नहीं होते हैं। तो उस समय के जो बड़े बड़े महाजन हुआ करते थे, सेठ साहूकार लोग होते थे, वही क्या करते थे, खाता भी वही खुला पाते थे, और उन्होंने क्या किया था, इसमें मिलकर पैसा लगाया था, और कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के उसमें शेयर होते थे, है ना, मतलब भागीदारी होती थी, ऐसा है। लेकिन पूरी तरह से जो भारतीय क्या करते हैं, पैसा जमा करते हैं, वो रहता है आपका पंजाब नेशनल बैंक, जो कि 1894 में उस समय पंजाब केसरी, या फिर अपन उसी को नाम से जानते हैं, कौन सा, लाल बाल पाल में से एक व्यक्ति है, हिंट दे रहा हूं मैं, कौन, लाला लाजपत राय। तो ये क्या करते हैं, 1894 में जो बैंक खोलते हैं उसका नाम रखा जाता है पंजाब नेशनल बैंक। आज भी आप नाम सुनते हो ना, पंजाब नेशनल बैंक। याद रखना, आपका आरबीआई अभी नहीं आया है ना, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक आ गया है ना। तो 1894 में क्या हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक को खोला जाता है, और इसको खोलने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो लाला लाजपत राय का होता है, लाला लाजपत राय, है ना, इनका जो है इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसी बैंक के बारे में एक और फैक्ट लिख लीजिए, पूरी तरह से जो इसमें इनकम थी वो किसकी थी, भारतीयों की थी। पूरी तरह से जो आय है वो किनकी थी, इसमें भारतीय लोगों की थी, भारतीय लोगों की, ठीक है। यानी कि यहां अपन ने देखा था कि 1881 में पहला ऐसा बैंक था जो भारतीय व्यवस्था पर संचालित हो रहा था, लेकिन इसमें जो पैसे लगाए थे वो किसी ब्रिटिश अधिकारियों के, कुछ उनके जो उद्योगपति होते थे उस समय बड़े बड़े, उनके क्या थे, इसमें शेयर थे। लेकिन यहां जब पंजाब नेशनल बैंक खोला गया था, लाला लाजपत राय जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, तो इसमें जो पैसा था वो पूरी जो आय थी वो इनकम किसकी थी, भारतीय लोगों की थी, है ना। ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि अवध कमर्शियल बैंक में क्या थे, कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन यहां पर क्या थे, पूरी तरह से ये भारतीयों का बैंक हुआ करता था। कौन सा, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना कब करी गई थी, तो याद रखना 1894 में। फिर हम बात करते हैं 1906 की, बैंक ऑफ इंडिया, 1906, इसमें खुलता है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आज भी आप देखते होंगे बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेज हैं, देखते हो ना, ठीक है। फिर इसके बाद में 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1908 में कौन सा खुलता है, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना। अब ये भारत में जो है अलग अलग जगह पर जो है बैंक जो है लगातार खुलते जाएंगे ना, जिसके बारे में कुछ फैक्ट होंगे तो मैं बताता चलूंगा, क्योंकि देखो कुछ जो संस्था है वो क्या है, अब अलग अलग जो संस्थाएं थी, बैंक थे, वो क्या है अब मर्ज भी होने लगे हैं, वो सारा अपन पढ़ेंगे आगे जैसे जैसे चलते रहेंगे। लेकिन उसका जो कार्यकाल है वो थोड़ा लिखना पड़ेगा कि भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं ना, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगला लिखो 1911 में यहां पर बनता है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बहुत सारे बैंक हो जाएंगे भाई, है ना, फिर इनकी क्या होगी, अपनी मोनोपोली चलेगी, मतलब अपना काम ये निजी लोगों के थे। निजी लोग क्या कर रहे थे, लाभ के उद्देश्य से जो है अब बैंक स्थापित कर रहे थे। सबके पास पैसे होते थे तो वो क्या करते थे, खुद का बैंक खोल देते थे, और खुद का बैंक खोल देते थे, वो जितना उधार देंगे उतना उससे ब्याज वसूल करते थे, और ब्याज वसूल करते थे तो उनको ज्यादा लाभ होता था, है ना। और आज भी बैंक काम क्या करते हैं, वो लाभ के उद्देश्य से ही काम करते हैं। जितना ज्यादा लोन देंगे उतना ही क्या होगा, उनको पैसा प्राप्त होगा। 1913 में खुलता है मैसूर में, मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, बेंगलुरु उसकी राजधानी कर्नाटक है ना। तो यहां पर बैंक ऑफ मैसूर या मैसूर बैंक, ठीक है। मैसूर कहाँ है तो याद रखना कर्नाटक में, है ना। तो यहाँ बैंक ऑफ मैसूर या मैसूर बैंक की क्या होती है, स्थापना होती है कब, 1913 में। अब 1913 के बाद में जो हमने वहां प्रेसिडेंसी बैंक पढ़े थे, कब कब, एक तो 1806,
एक 1840 और एक 1843, जिसमें हमने 3 बैंक देखे थे। कौन कौन से? बैंक ऑफ बंगाल या फिर बैंक ऑफ बॉम्बे, और तीसरा देखा था अपन ने बैंक ऑफ मद्रास। तो इन तीनों बैंकों को क्या किया गया? मर्ज किया गया, एक ही बैंक बनाकर इसको बड़ा बैंक बनाया गया था, इंपीरियल बैंक। और इसी इंपीरियल बैंक को बाद में 1955 में क्या कर दिया जाता है? एसबीआई के रूप में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो याद रखना 1921 में तो क्या किया गया था? तीनों प्रेसिडेंसियों को मिलाकर, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर बैंकों का विलय कर कौन सा बैंक बनाया गया था? तो याद रखना इंपीरियल बैंक, इंपीरियल इंपीरियल बैंक। तो याद रखना इंपीरियल बैंक कब बनता है? तो याद रखना 1921 में, 1921 में जो है क्या किया जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, है ना, पूरा नाम लिख लीजिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। पहले क्या करते थे? ये अलग अलग प्रेसिडेंसी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेगा? पूरे भारत के लिए एक ही बैंक काम करेगा। कौन सा? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब पूरे भारत के लिए अब काम कौन देखेगा? केवल इंपीरियल बैंक ही देखेगा। पहले क्या करते थे? अलग अलग प्रेसिडेंसी के बैंक थे, तो वो केवल अपनी प्रेसिडेंसियों में ही क्या करते थे? कार्य करते थे। तो फिर तीनों का जब विलय कर दिया तो बहुत बड़ा बैंक ये बन चुका था। कब? 1921 में। अब अगला बिंदु लिखिए। फिर इसके बाद में सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार को लगा कि यार इनसे भी अब क्या है, काम नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पर मांग होने लगी थी कि बार बार में कि अब क्या होना चाहिए, इनको कंट्रोल कौन करे, रेगुलेशन कौन करे। तो कहीं ना कहीं जो है वो परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक क्या होना चाहिए, इनको सभी बैंकों को क्या करे, कंट्रोल करे। उसके लिए एक अलग से जो है संस्था का निर्माण होना चाहिए। तो मतलब इन्होंने केंद्रीय बैंक की जो है यहाँ पर मांग करी थी। अभी ये केंद्रीय बैंक नहीं है, ये केवल क्या कर रहे हैं? मैसूर बैंक मैसूर के लिए काम कर रहा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूरे बैंक भारत के लिए तो काम कर रहा है, लेकिन ऊपर कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, है ना। अब जब कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो कोई पाबंदी लगाने वाला तो होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई कितना ब्याज वसूल रहा है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो ऐसी जब चीजें उठने लगी, मांग उठने लगी, तो फिर एक कमेटी बनाई जाती है कि भाई हम क्या करेंगे, केंद्रीय बैंक का निर्माण करेंगे। ठीक है, केंद्रीय बैंक के निर्माण करने के लिए क्या है, एक अलग से जो है कमेटी बनाई जाती है। कब? तो इसका लिख लेना 1926। यहां पर भारत में 1926 में एक आयोग भेजा जाता है, हिल्टन यंग आयोग। क्योंकि ये हिल्टन क्या है, एक व्यक्ति होते हैं, इन्हीं के नाम पे इसका आयोग का नाम रखा जाता है, हिल्टन यंग आयोग। ये सिफारिश करता है कि भारत के अंदर क्या होगा, एक केंद्रीय बैंक जो है होना चाहिए। हिल्टन यंग आयोग ने क्या बताया था कि भारत के लिए जो है एक केंद्रीय बैंक होना, भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, ये कौन बताता है? हिल्टन यंग आयोग। क्योंकि देखो आप 1926 का 1921 के बाद 1926 का दौर है, और आपने देखा होगा 1919 का जब अधिनियम आता है तो उसमें क्या करे जाते हैं, ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, भारत के लिए एक अच्छा सा जो है बैंक की स्थापना करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं, जब अपना संविधान का जब आप बैकग्राउंड पढ़ोगे, ऐतिहासिक बैकग्राउंड, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, कि किस तरह से जो है अधिनियम आते गए भारत को रेगुलेशन करने के लिए, भारत को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि कंपनियां क्या कर रही थी, यहाँ पर व्यापार कर रही थी, और कुछ ना कुछ लोग जो है करप्ट भी हो गए थे, तो वो बैंक भी क्या होने लगे थे, उनका अच्छा संचालन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि शेयर तो किसके थे, ब्रिटिश कंपनियों के भी थे, और कुछ लोग अपने आप आ गए थे, तो उन्होंने कुछ निजी क्षेत्र चलाने लग गए थे। तो इसलिए जो है क्या किया था, हिल्टन यंग आयोग में हिल्टन साहब ने बोला था कि भाई क्या होना चाहिए, भारत में एक अब केंद्रीकृत बैंक की स्थापना करने का जो है समय आ चुका है। तो ये हिल्टन यंग आयोग क्या करता है, अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है, ये इसको एक
दो नाम से और जाना जाता है, एक तो रॉयल कमीशन और एक शाही कमीशन, है ना। इस हिल्टन यंग आयोग के दो और नाम है, तो इनको भी लिख लीजिए आप, है ना, पूछ लिया जाए कभी कभी। बोल दो कि सर ने रॉयल कमीशन तो बताया ही नहीं, ये किसके लिए आया था, है ना। दोस्त तो किसको दोगे, जो नहीं पढ़ाएगा। तो ये रॉयल कमीशन और एक और इसको बोलते हैं शाही कमीशन, ठीक है। रॉयल कमीशन या इसी को बोलते हैं शाही कमीशन। तो ये केंद्रीयकृत बैंक की क्या करता है, बात करता है, ठीक है। फिर इसी के आयोग की सिफारिश पे जो है एक एक्ट लाया जाता है 1934 में। 1934 में एक्ट आता है आरबीआई एक्ट, ठीक है। जब आरबीआई एक्ट 1934 आता है तो इसमें ये प्रावधान होता है कि भाई ये बैंक क्या करेगा, पूरे भारत के लिए कार्य तो करेगा, लेकिन अब इसमें जो शेयर थे, पूंजी जो लगाई जाती है, पैसा जो लगाया जाता है, वो क्या होता है, उनमें भी क्या होते हैं, कुछ बड़े बड़े जो उद्योगपति होते थे, उन जो सेठ साहूकार लोग उस समय होते थे, तो उन लोगों ने क्या किया था, इसमें मिलकर जो है पैसा लगाया जाता है। तो याद रखना, आप 1935 का जब अधिनियम पढ़ते हो तो उसमें आप आरबीआई को क्या पढ़ते हो, देखने को मिलता है कि पूरा ये क्या है, भारत के लिए एक अलग से जो बैंक है स्थापित किया गया था, मतलब निजी लोगों के द्वारा इसको क्या किया गया था 1935 में जो है। अगर आपसे एक्ट पूछा जाए अधिनियम कब आया था, तो याद रखना 1934 में आया था। अब ये जब अधिनियम बन गया तो ये लागू जब हो जाता है तो 1935 में क्या हो जाते हैं, 1 अप्रैल 1935 को, है ना, पूरी डेट लिख लीजिए आप, तो है ना, 1 अप्रैल 1935 को क्या होती है, आरबीआई की स्थापना हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको आरबीआई की फुल फॉर्म पता नहीं है? सबको पता है ना, क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। आरबीआई की स्थापना कब होती है, तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 को। फिर देखा जाया था कि ये जो निजी लोगों की इसमें भागीदारी है, तो ये काम किसके लिए कर रहा था ज्यादातर, भले से केंद्रीय बैंक तो है, लेकिन आरबीआई क्या कर रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग थे उनको ज्यादा लोन दे रहा था। और उस समय किसानों को तो आप देखते ही होंगे, भारतीय किसानों की क्या स्थिति उस समय, तो उनके तो कोई इसमें भागीदारी रहेगी नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है, फिर जब हमारा भारत आजाद हो जाता है तो भारत सरकार को भी लगता है कि यार हमारे पास भी क्या होना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। फिर इसको क्या किया जाता है कि 1949 में 1949 में क्या करता है, आरबीआई का जो है भारत सरकार क्या कर लेती है, राष्ट्रीयकरण कर लेती है, या नेशनलाइजेशन उसको बोलते हैं ना। 1949 में क्या हो जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है कब, 1949 में, ठीक है। पूरी डेट लिखना चाहे तो लिख लेना, 1 जनवरी ना, 1 जनवरी 1949, इसको क्या किया जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है ना। 1947 में हम आजाद होते हैं, तो फिर भारत को भी लगा कि हमारे पास भी एक क्या होना चाहिए, केंद्रीय बैंक जो है होना चाहिए। याद रखना, आया किसकी सिफारिश पे था, मतलब 1926 में हिल्टन यंग आयोग ने क्या करी थी, एक रिपोर्ट जारी करी थी, तो उसमें बताया था कि भारत में एक केंद्रीय बैंक जो है होना चाहिए। ब्रिटिश भारत लिख लो, क्योंकि उस समय भारत क्या था, आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय बोला था कि भाई ब्रिटिश भारत जो है हमारा, उसमें क्या होना चाहिए, एक केंद्रीय बैंक जो है होना चाहिए, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा हो गए थे, तो कहाँ जाए, है ना। फिर 1934 में क्या किया गया था, आरबीआई एक्ट लाया गया था, और 1935 में क्या कर दी गई थी, आरबीआई की स्थापना कर चुके थे। फिर बाद में देखा, भारत जब आजाद हो जाता है तो 1 जनवरी 1949 को क्या किया जाता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। फिर हमने जो इंपीरियल बैंक देखा था, उस इंपीरियल बैंक को क्या किया गया था, जब खोला गया था, कब, 1921 में। अपन ने देखा था कि तीनों प्रेसिडेंसी थे बैंक, उनको ही मिलाकर क्या कर दिया गया था, इंपीरियल बैंक को बनाया गया था। और उसी इंपीरियल बैंक को क्या किया जाता है, 1955 में, है ना, पूरी डेट लिख लो, 1 जुलाई 1955, यही लिख देता हूं ना,
कंफ्यूज मत होना, सारी एक एक हैं लेकिन महीने अलग अलग है ना। 1 जुलाई 1955 इस समय क्या करा जाता है, इंपीरियल बैंक का बदलकर उसका जो नाम है वो क्या रखा जाता है, एसबीआई बैंक। पूछिए, दिख नहीं रहा? चलो अलग स्लाइड में लिख देते हैं, है ना, बता दिया करें पीछे वाले, है ना। मैं भी मान लूंगा कि भाई यहां तक दिखता है, उसके बाद नहीं दिखता ना। चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूँ ना, क्योंकि भारत जुगाड़ के बिना चलता नहीं है ना। वॉइस तो कर लेना कम मोबाइल की, और उसमें देखता रहा करो, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं लास्ट में तो ये कैमरे में सारा कवर होता है ना, लेकिन अभी वर्तमान में ऑनलाइन नहीं चल रही, इसको रिकॉर्ड करके हम ग्रुप में आपको बाद में शेयर कर देंगे ना। तो याद रखना 1 जुलाई 1955 इस दिन क्या किया जाता है, इंपीरियल बैंक का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो आज देखते हो आप, जितने भी लोग हैं ज्यादातर खाते खुलाना किसमें पसंद करते हैं, इसमें स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या इसी को बोल देते हैं अपन एसबीआई। कौन बोल रहा है भाई, कमर्शियल बैंक? हाँ बिल्कुल है ना, आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, मतलब एसबीआई को देगा, और भी बहुत सारे हैं कमर्शियल बैंक, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, कमर्शियल बैंक मतलब लाभ के उद्देश्य से काम करे वो। ठीक है, अब आरबीआई थोड़ी लाभ के उद्देश्य से काम कर रहा है। अगर आरबीआई सोच ले कि मुझे भी लाभ प्रदान हो, और देखा जाए तो आरबीआई भी लाभ ही लेता है। कैसे कि जितने भी वाणिज्य बैंक होते हैं उनसे भी क्या कहता है कि भाई आपको मैं 100 रुपए तो उधार दूंगा, लेकिन इसमें से कुछ पैसा आप क्या करोगे, मेरे पास सुरक्षित रखोगे, कि कभी अगर आपकी मतलब जो है अगर गड़बड़ आ जाए स्थिति, तो आप क्या कर सकते हो, मेरे पास आ सकते हो कि भाई मेरी स्थिति सही नहीं चल रही है, कुछ पैसा हमें उधार और दो। तो आपका पैसा जब मेरे पास सुरक्षित रख पाऊंगा मैं, तभी आपको उधार दे पाऊंगा ना। तो आज की जो क्लास है अपन यहीं तक रखेंगे, बाद की जो क्लास है अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा हो जाएगा तो वो आपको समझ भी नहीं आएगा ना। और क्लास का जो टाइम है वो आपका पता ही है, 7 से 8 आपकी पहली क्लास रहेगी इकोनॉमिक्स की, फिर आपको 8 से 9 सेकेंड क्लास, है ना। तो आज यहां तक अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिए।